आप सभी को नमस्कार। मैं पीयूष आज आप लोग के बीच में एक नई वीडियो के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर और अबूझमाड़ के घने जंगलों में माड़वी हिड़मा का अंत होता है और लोगों को यह अब लगने लगा है कि नक्सलवाद खत्म हो गया, माओवाद खत्म हो गया। लेकिन समय समय पे भारत में ऐसी गतिविधियां हुई जब लगा कि माओवाद और नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन इन्हीं में से कोई ऐसा एक माओवादी और नक्सलवादी फिर से इस नक्सलवाद को खड़ा किया। चाहे वो इमरजेंसी का केस हो, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया और उसके बाद जब इमरजेंसी हटा तो फिर से माओवाद और नक्सलवाद खड़ा हुआ। वैसे ही बीच में जब अटल जी की सरकार आई उसके पहले भी ये लग रहा था कि नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन अटल जी की कुछ गलतियों ने माओवाद और नक्सलवाद को फिर से पनपाया। तो समय समय पे दुनिया को यह लग रहा था कि ये नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मौका पाके फिर से ये अपने आप को नक्सलियों ने खड़ा किया और पूरे देश में दोबारा रेड कॉरिडोर की स्थापना की। अब मैं समझना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि ये नक्सलवाद माओवाद उस आदिवासी लोगों के पास कैसे पहुंचा। नक्सलवाद माओवाद का स्टार्ट तो जर्मन से होता है। माओवाद को समझने के लिए सबसे पहले आपको जर्मनी जाना पड़ेगा और कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी विचारधारा को समझना होगा। ये मार्क्सवादी विचारधारा क्या होती है और यहां से कैसे भारत के आदिवासी लोग कनेक्ट हुए, तो इन चीजों को मैं इस वीडियो में बहुत डेप्थ तक समझाऊंगा। आपको नक्सलवाद और माओवाद समझने के लिए पहले जर्मनी चलना होगा। जर्मनी के एक इतिहासकार, राजनीतिकार और अर्थशास्त्री जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, 18वीं शताब्दी में इनका जन्म होता है और ये समाज के बारे में उन्होंने अपने 1948 में एक पब्लिश की हुई बुक के बारे में समझाते हैं, जिस बुक का नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों के लिए एक संविधान माना जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही वो बुक थी जो पूरे वर्ल्ड में एक क्रांति लेके आई। उसी ड्यूरेशन में मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड, जर्मनी और यूरोप के तमाम कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। मतलब पहले जो गरीब थे, जो मजदूर थे, वो हाथ से किसी प्रोडक्ट को बनाते थे, लेकिन अब पूंजीपति वर्ग एक मशीन बनाई और मशीन से प्रोडक्ट को बनाते थे। तो उस कंपनी में, उस इंडस्ट्रीज में अब गरीब लोग मजदूरी करने लगे, लेकिन मजदूरी के साथ साथ इनको उनके जो वेतन थे वो नहीं मिलते थे, पर्याप्त जो वेतन थे, उचित जो वेतन थे वो नहीं मिलते थे। तो इन्हीं चीजों को लेके कार्ल मार्क्स ने अपनी मैनिफेस्टो में पूरा डिटेल में सारा कुछ बताया। इस मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में तोड़ा। पहला समाज था जो रूलर क्लास और दूसरा समाज था वो लेबर क्लास। रूलर क्लास वो होता था जो इंडस्ट्री जिनके पास थी, जिनके पास पूंजी हुआ करती थी, लेकिन जो लेबर क्लास था मतलब मजदूरी जो करता था। तो इन दोनों क्लास में एक खाई बनी हुई थी, शायद इसको भरना मुमकिन ही नहीं था। तो इसी चीज को लेके मार्क्सवाद ने एक विचारधारा दी और उस विचारधारा को मार्क्सवादी विचारधारा कहते हैं। लेकिन समय समय पे इस विचारधारा ने कुछ कंट्रीज में, जैसे चाइना में माओवाद का रूप लिया और इंडिया में नक्सलवाद का रूप लिया। साथ ही साथ यहां भी माओवाद इसी शब्द को बोला जाता है। और मार्क्सवादी विचारधारा ने ही लाल सलाम और रेड कॉरिडोर की स्थापना की। आपने देखा होगा कि लाल सलाम ही नक्सलियों का सिंबल होता है। जहां लाल कपड़ा दिखेगा वहां पे आपको नक्सली दिख जाएंगे, उन एरिया में जहां नक्सलवाद वाला क्षेत्र है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ते रहा। उसी ड्यूरेशन में तमाम कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली में इसी चीज को लेके आंदोलन बढ़ रहा था। मतलब जो गरीबी थी, मजदूर तबका था, वो आंदोलन कर रहा था अपने हक की लड़ाई में। और अब मैं बताऊं कि 1917 में, मात्र 70 साल बाद, इसी मार्क्सवादी विचारधारा का उपयोग करके व्लादिमीर लेनिन ने एक आंदोलन स्टार्ट किया। वहां का जो राजा था उसके खिलाफ वहां की जो आवाम थी, जो गरीब तबका था, जो मजदूर था, वो बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया। 1924 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में कम्युनिस्ट को बहुत बड़ी सफलता मिली, जिसने मार्क्सवादी विचारधारा का यूज किया और राजा वहां की गद्दी छोड़े और वहां पे कम्युनिस्टों की सरकार बनी। तो एक बहुत बड़ी सफलता वहां पे दिखी मार्क्सवादी विचारधारा को। इसके बाद ये सिलसिला बढ़ते रहा। फिर अब मैं बात करूं कि ये भारत में कैसे आया। भारत में मार्क्सवादी विचारधारा को लाने वाले वो बंदा जिसका नाम था एम एन रॉय, जो बंगाल से आते थे। एम एन रॉय 3 साथियों के साथ रसिया गए और रसिया में जाने के बाद उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन तीनों में अवानी मुखर्जी, शौकत उस्मान, ये जो 2 और साथी थे, ये तीनों लोग वहां गए और फिर कम्युनिस्ट की स्थापना की 1920 में। और ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ते रहा। 1920 के बाद वो भारत में आए और 1924 में कानपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जिसमें मार्क्सवादी विचारधारा को रखा गया और वहीं पे इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद ये सिलसिला बढ़ते रहा, लोगों में कम्युनिस्ट को लेके, उनके विचार को लेके बढ़ावा मिलते रहा और समझाते रहे। लेकिन ये चीज जब अंग्रेज देखे, ये सारी गतिविधियां जब अंग्रेज देख रहे थे, तो अंग्रेज थोड़ी टाइम के लिए इस पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। दैट मीन्स कि इसको खत्म करना चाहते थे और 1934 में सीपीआई को भारत में बैन कर दिया। और बैन करने के बाद जो भी
कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उनको जेल में डाल दिया। इस सिलसिले में बड़े बड़े लोग जेल में गए और एम एन रॉय तक भी जेल में गए। फिर सिलसिला बढ़ते रहा। इसी ड्यूरेशन में ये जो गतिविधियां हो रही थी 1934-35 के आसपास, इसी ड्यूरेशन में भारत में सबसे ज्यादा जो चीज हावी थी वो थी जमींदारी। जमींदारी मतलब जमींदार कुछ लोग होते थे जो अपने खेतों में मजदूरों से खेती कराते थे और 50% उनको देते थे और 50% अपने लेते थे। ये प्रथा कम्युनिस्टवादी और माओवादी विचारधारा को बहुत तेज प्रेरित की, क्योंकि जो दबा हुआ पक्ष था उसके साथ माओवादी कनेक्ट हुए। फिर सिलसिला आगे बढ़ते रहा। 1946 में हैदरा के निजाम के साथ कम्युनिस्टों ने संघर्ष किया और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की वर्चस्व को दिखाई और धीरे धीरे बंगाल तक ये हवा बढ़ती रही और बंगाल में भी ये सारी चीजें फैली। और इसी टाइम तिभागा करके एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। मतलब पहले 50% जो जमीन का मालिक होता था उसको मिलता था, लेकिन अब तीसरा हिस्सा जमीन के मालिक को मिलने लगा। और ये चीजें देख के किसान बहुत खुश हुए और बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने कम्युनिस्ट के साथ अपना कनेक्शन बनाया और कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की। तो कम्युनिस्ट की सफलता इस ड्यूरेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब मैं बात करूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और जो बंगाल का हिस्सा था जहां पे तिभागा पार्ट था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, वो सारा पार्ट बांग्लादेश में चला गया। तो उस ड्यूरेशन में 1947 के आसपास फिर से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी डाउन हुई। लेकिन इसी ड्यूरेशन में चारू मजूमदार और कोंडापाली करके जो दो व्यक्ति थे ये बहुत तेजी से उभरे और ये कम्युनिस्ट विचारधारा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश किए। और ये फिर कम्युनिस्ट विचारधारा को तो बढ़ा रहे थे, लेकिन जो कम्युनिस्ट थी उसके अगेंस्ट जाके ये विचारधारा को बढ़ा रहे थे। मतलब ये हथियार का सहारा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उसी ड्यूरेशन में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और चाइना में कम्युनिस्ट ने अपनी सरकार बनाई। तो 1949 में चाइना में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने फिर सरकार बनाई और चाइना में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ साथ वहां सरकार बनी। तो दो ऐसे बड़े साम्राज्य जहां पे कम्युनिस्टों ने अपनी शासन स्टार्ट कर दिया था, एक था रशिया, दूसरा था चाइना। तो ये दो बड़े देशों में जब कम्युनिस्ट पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ी और सत्ता हासिल की तो भारत में भी एक उम्मीद लग गई कि शायद भारत में भी कम्युनिस्टों की सरकार बन सकती है। और 1951 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुए और उसी ड्यूरेशन में कांग्रेस की तो सरकार बनी, लेकिन वहां पे कम्युनिस्टों ने एक बहुत ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो जैसे सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी जो थी वो सीपीआई बनी और अपोजिशन में सीपीआई ने अपना अस्तित्व दिखाया। तो अब दुनिया को और देश को यह लगने लगा था कि सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट को फॉलो करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में देश में हैं, क्योंकि सेकंड नंबर की बहुत बड़ी पार्टी बनी थी जनरल इलेक्शन 1951 में। अब ये सिलसिला बढ़ते रहा, लेकिन साथ के साथ भारत में भी कम्युनिस्टों का बहुत तेजी से प्रसार हुआ और 1957 में केरला में पहली बार भारत में एक ऐसा राज्य जहां पे कम्युनिस्ट की सरकार बनी और उसने ये साबित कर दिया कि हाँ भारत में भी मार्क्सवादी और कम्युनिस्टवादी विचारधारा वाले लोग हैं। तो केरला में जब सरकार बनी तो बहुत तेजी से लोगों को एक उम्मीद आने लगी और ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सीपीआई में जो चारू मजूमदार थे उनकी विचारधारा रूस को नहीं फॉलो करती थी, उनकी विचारधारा चाइना को फॉलो करती थी और इसकी वजह से अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलने लगा और यहीं पे कम्युनिस्ट एम की स्थापना होती है। जो चुनाव लड़ रही थी वो कम्युनिस्ट एम थी और जो चुनाव नहीं लड़ रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई थी। अब ये सिलसिला आगे बढ़ते रहा। जो चारू मजूमदार ने एक बुक लिखी जो 8 स्टेप के उसमें पेपर्स थे, उसको भारत का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोला जाता था और उसको बहुत तेजी से गरीब लोगों के तबका में इन्होंने फैलाया और लोगों को कम्युनिस्ट को लेके मोटिवेट करना स्टार्ट किया। अब ये जो वाला जो पार्ट है वो आपको समझना होगा कि नक्सलवाद यहीं से स्टार्ट हुआ। एक गांव है बंगाल के दार्जिलिंग में जिस गांव का नाम था नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी में बिमल नाम का एक किसान था जिसके जमीन पे पूंजीपति लोगों ने कब्जा किया और उसी जमीन पे उसी से काम कराते थे और उसको 50% हिस्सा देते थे। मतलब जमीन उसी की, कब्जा किसी और का और उसी में मजदूरी करके मात्र 50% का वो हिस्सा लेता था, राशि लेता था। इस चीज को देख के बिमल बहुत विद्रोही हुआ और यहीं से वो विद्रोह स्टार्ट हुआ और जो नक्सलवाद को पैदा किया। तो वहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा जो चारू मजूमदार थे वो बंगाल से थे, उन्हीं का ये एरिया था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में सभा की और जितने भी कम्युनिस्ट नेता थे उनको बुलाया और फिर किसानों के ऊपर हमला बोला। और उसी ड्यूरेशन में 1967 में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल की। मतलब भारत में 2 ऐसे राज्य जहां पे कम्युनिस्टों ने अपनी सरकार बनाई और जो बिमल का खेत था, जिस बिमल ने खेत पे अपना हिस्सा जमाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके हिस्से में दिया। और बिमल जब खेती करने अपने खेत में गया तो उस ड्यूरेशन में जो पूंजीपति लोग थे उस पर हमला किए और उसको मारे
और ये चीज देख के कम्युनिस्ट के जितने नेता थे वो इकट्ठा हुए और उस गांव में जितने पूंजीपति लोग थे उनके गर्दन को काटा और उनको मारा और उस गांव से भगाया। इस चीज को देख के पुलिस वहां पहुंची और पुलिस का जो एसआई था उसके ऊपर तीर कमान से जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने हमला कर दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस चीज को देख के सरकार होश में आती है और ये खबर बहुत ऊपर तक गई, सेंट्रल गवर्नमेंट तक गई और वहां पे जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, घेराबंदी हुई, उस ड्यूरेशन में 11 माओवादी लोग मरे, जिसमें से 9 महिला और 2 बच्चे थे। और ये जो घटना थी इसी ने नक्सलवाद को जन्म दिया और नक्सली को पैदा किया, जिसमें 9 बच्चे और 9 महिलाएं और 2 बच्चे मरे। ये बहुत तार तार करने वाली घटना थी और यही जो घटना थी वो नक्सल को तार तार करके और हर घर में एक नक्सल पैदा की। अब देखना होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी को कौन धार दे रहा था। तो 1969 में चारू मजूमदार ने एक CPI-ML बनाया। मतलब CPI तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, M मतलब मार्क्सवाद और L मतलब लेनिनवाद। तो रसिया और मार्क्सवाद को के शब्द को उन्होंने इकट्ठा किया और फिर ये जो था वो एक नक्सलवाद वाली पार्टी बनाया। जो ML पार्टी थी, CPI-ML, ये नक्सलियों को प्रमोट करती थी और ये हथियार और जितने भी गोरिल्ला वार थे उनको ये प्रमोट करती थी। और जो चारू मजूमदार थे उसने ये संस्था की स्थापना की। फिर धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते रहा। 1970 में आप मानो तो कानू संग्याल की हत्या हुई। फिर 1972 में चारू मजूमदार की हत्या नहीं, उनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई। लेकिन ये मौत जेल में हुई थी और यहाँ पे नक्सलियों को ये लगा कि सरकारी और पुलिसियों ने उनको बहुत मारा जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। तो ये एक धार देने वाली चीजें थी नक्सलियों में, क्योंकि उनका नेता मरा और वो भी पुलिस के कस्टडी में। तो ये नक्सली को लगने लगा था कि पुलिस ने हमारे ऊपर बहुत गंदा कार्रवाई की। फिर इसी ड्यूरेशन में जो ये 1970 वाला स्टेप था वो आपको इमरजेंसी वाला दौर था और इस ड्यूरेशन में जो नक्सलवाद था वो कमजोर होता दिखा, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने नक्सलियों को जेल में खूब बंद कराया। जितने नक्सली दिखते थे, जहां नक्सली दिखते थे, उनको जेल में बंद करा देते थे। लेकिन 1977 में जैसे इमरजेंसी खत्म होती है, नक्सलवाद को एक धार मिलता है, क्योंकि जो नक्सलवादी बंद थे, जो कम्युनिस्टवादी सोच के लोग बंद थे जेल में, उनसे एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट जब सरकार बदलती है तब होता है। जैसे जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने नक्सलियों को रिहा किया, क्योंकि नक्सलियों से एक बॉन्ड उन्होंने साइन कराया कि अब हथियार हम छोड़ देंगे और जो मुख्य धारा है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें से एक गद्दार निकला जो था कोंडापाली। कोंडापाली मुख्यतः आंध्रा का रहने वाला इंसान था। उसने फिर से नक्सलवाद को जन्म दिया, फिर से एक धार दिया और बहुत डेप्थ में नक्सलवाद को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे करके 30,000 लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, बहुत से ऐसे नक्सली संस्था को इकट्ठा किया और 1980 तक एक मजबूत संगठन बना के रख दिया जिसने नक्सलवाद को भारत में फिर से पैदा किया। अब यहाँ पे नक्सलवादियों का पैटर्न चेंज हो गया था। जो ये कोंडापाली था वो अब घने जंगलों में जाता था, क्योंकि जंगल में भारत के लगभग 12% जंगल एरिया में इसने अपना वर्चस्व जमाना स्टार्ट किया। घने जंगलों में जाता था, जिसमें से 5 से 10% आदिवासी लोग रहते थे जो पढ़े लिखे तो थे नहीं, मुख्यधारा से डिस्कनेक्ट थे और यहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि उनके फसल मतलब उनके जो जंगल थे वहाँ से उनको कुछ जो उनके खाने पीने की चीज़ें थी उसको भी नहीं आने देती थी सरकार। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज़ उठाई और उनको ये लगने लगा था कि अनपढ़ लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो जल्दी हमारी बातों को मान जाएंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो एरिया था ये मुख्यतः बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश था और इसी ड्यूरेशन में इसने PWG मतलब पीपुल्स वार ग्रुप एक बनाया और इस ग्रुप ने जो भारत में तांडव मचाया ना वो देखने लायक था और उसी का नतीजा है कि आज तक नक्सलवाद जिंदा है। अब इसी ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं दिलाई आदिवासियों को। जो बीड़ी था, बम्बो था, इनके रेट पहले कम थे, उन्होंने बढ़ा दिया। पहले 4 रुपए के बीड़ी के पत्ते और पूरा उनका सेट मिलता था, बाद में सरकार ने उसे 25 रुपया देने लगा। तो इन चीज़ों को देख के वहाँ पे फिर से गरीब लोग, किसान लोग इनसे कनेक्ट होने लगे और ये सिलसिला बढ़ते रहा। लेकिन फिर 1990 में जो रेड कॉरिडोर था वो एक बहुत बड़ा वर्चस्व दिखाया। रेड कॉरिडोर मतलब ये जो 8-7 राज्य थे इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था, मतलब लाल सलाम वाला एरिया था। इनमें बहुत घने जंगल थे, यहाँ लगभग 12% घने जंगल थे और यहाँ पे वर्चस्व था कम्युनिस्टों का।
और इसी ड्यूरेशन में इन्होंने जो भी पूंजीपति लोग थे, जो भी अफसरशाही लोग थे, उनके गले काटते थे, जो कम्युनिस्ट वाले थे और नक्सलवाद थे। तो ये बड़ा दर्दनाक ये घटनाएं होती थी 1990 के आसपास। तो आप देखे होंगे कि बिहार में 1990 के आसपास, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ जो नक्सलियों का जो संघर्ष हुआ था, वो भी आप इतिहास में बहुत देखे होंगे। अब इस ड्यूरेशन में क्या था कि भारत की इकोनॉमी डाउन हो रही थी 1991 के करीब, और जब भारत की इकोनॉमी डाउन हो रही थी तो प्राइवेट कंपनियों को भारत में आने का मौका दिया, और जो कोल और माइनिंग वाला पार्ट था वो इन्हीं एरिया में 80% था। तो इन एरिया में प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वेशन बढ़ रहा था, और इसी चीज को देख के फिर से नक्सलियों ने अपना संघर्ष स्टार्ट किया, और फिर से बड़ी संख्या में बहुत बड़ा रूप धारण लिया, क्योंकि माइनिंग हो रहा था और उस ड्यूरेशन में किसी से नहीं पूछा जा रहा था, न कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से, न नक्सलियों से, और सीधे गवर्नमेंट माइनिंग का यूज करके, कोल माइनिंग का यूज करके अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार रही थी। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक यहां पे बहुत बड़ा समझौता किया, जो सबसे बड़ी गलती थी। जो पीएसयू थी उसके साथ प्राइवेट कंपनियों का शेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया, और 51% पीएसयू का शेयर प्राइवेट कंपनियों के हिस्सों में दे दिया। मतलब पीएसयू अब सीधे प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करती थी। कोल माइनिंग में पीएसयू का इन्वॉल्वेशन था, और वहां पे जो नक्सलवादी लोग थे वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि सरकारी ये सब काम हो रहे थे, लेकिन उसके पीछे प्राइवेट कंपनियों का हाथ था। तो ये सिलसिला बढ़ते रहा, नक्सलियों ने बहुत अपना वर्चस्व दिखाया, और इसका सीधे अब हमारे एम्प्लॉयमेंट पे चीजें दिखती रही। 2008 में जो नैनो थी, टाटा नैनो, वो बंगाल में लगने वाली थी, लेकिन नक्सलियों की वजह से, नक्सलियों का वर्चस्व की वजह से 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट को सीधे गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे ही सिंगापुर की एक कंपनी थी जो 1000 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही थी उड़ीसा में, उसको भी वहां से हटा दिया गया। तो ऐसे बहुत सी चीजें दिखी। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ी घटना अब ये होने लगी थी कि जो नक्सली थे वो बड़े बड़े लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, मतलब सांसद, विधायक, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और ऊपर वाली जाति के लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। तो ये हमला में एक बार जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो भी इस चपेट में आ गए, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जा रहे थे, रोड मार्ग थे, तो उसी ड्यूरेशन में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आरडीएक्स लगा के हमला हुआ, और उनकी एम्बेसडर कार लगभग ऊपर गई, लेकिन उसमें उनकी मौत नहीं हुई, उनको कुछ चोटें लगी और वो सुबह मतलब बच गए। तो ये जो एक हमला था, जो अब बड़े बड़े राजनेताओं पे हमला होने लगा, इस ड्यूरेशन में गवर्नमेंट अब सतर्क हुई और इनके ऊपर वर्चस्व दिखाने लगी। और 2005 से 2010 तक नक्सलियों ने जो अपना रूप दिखाया था, ये कांड 2003 में हुआ था, चंद्रबाबू नायडू वाला। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पूरी फोकस लगा दी इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, और 2010 में भारत की 180 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 40% लैंड वाले एरिया में नक्सलियों का वर्चस्व था। इसको भारत सरकार ने टारगेट किया, और धीरे धीरे 2010 के बाद वर्चस्व अपनी दिखाने लगी भारत सरकार इनके ऊपर, और धीरे धीरे इनका ट्रेंड डाउन होते रहा। और 2015 तक माना जाता था कि 80 डिस्ट्रिक्ट बचे थे, जो 180 थे उसमें 80 डिस्ट्रिक्ट ही बचे थे जिसमें माओवादियों का, नक्सलवादियों का अपना वर्चस्व था। तो ये धीरे धीरे एरिया कम होते रहा। और दूसरी ये भी बात थी कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इन नक्सलवादियों के बीच होते रहा, क्योंकि इनके जो लैंग्वेज को, इसमें जो स्टेट मैंने बताया 7 स्टेट, इसमें हर एक स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज था। बिहार में भोजपुरी हो गई, उड़ीसा में उड़िया हो गया, आंध्रा, महाराष्ट्र, ये सब अलग अलग लैंग्वेज के थे। तो लैंग्वेज के बिहाफ पे ये अपने आप में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, और यहां से ये बटने लगे। इसके बाद ऐसा माना जाता था कि कोंडापल्ली जो बड़ा एक इनका लीडर था, वो इनके पैसे का यूज करता था, और बहुत ऐसे बड़े बड़े नक्सलवादी, मार्क्सवादी नेताओं का नाम आया जो इनके पैसे का यूज करके अपने फैमिली को शानो शौकत की जिंदगी दे दिया था। तो वहीं कोंडापल्ली जो इनका मेन लीडर था, उसके बेटी और दामाद दोनों दिल्ली एम्स में डॉक्टर थे, और ये चीजें नक्सलियों को भाव नहीं आई, नक्सलियों को गलत लगी। और इसके बाद नक्सलवाद में जो आंध्रा और जो आंध्रा वाले एरिया के मेन लीडर हुआ करते थे, इनके अगेंस्ट में ही आंदोलन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो माओवाद नक्सल थे उसमें जो मेन स्ट्रगल करते थे वो छोटे तबके के लोग होते थे, और जो ऊपर नेता बैठे हुए होते थे वो आंध्रा वाले एरिया के होते थे, और वो पूंजीपति लोग होते थे, मतलब पूंजी उनके पास हो गई थी। तो आपस में भी इनके साथ ये होने लगा कि एक नक्सली जो गरीब था, जो आदिवासी था, जो जल जमीन और जंगल बचाना चाहता था, और दूसरा जो इनका यूज करके, इनकी हत्या करा के, इनसे पुलिसों से मुठभेड़ करा के अपने पैसा जुटा इकट्ठा कर रहा था। तो ये चीजें देखी नहीं गई, और ये यहाँ पे एक बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये भी टूटने का एक रीजन था। इसके बाद 2013 में अर्बन नक्सल स्टार्ट हुआ। अर्बन नक्सल मतलब जो नक्सली थे वो शहरों में आने लगे, शहरों में उनके वकील, उनके विचारधारा के लोग, आप देखोगे जेएनयू में बहुत से नक्सलवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के स्टूडेंट होते हैं, वो नक्सली को प्रमोट कर रहे थे। तो ये
नक्सलवाद का टूटने का एक ये भी रीजन था कि जो उनमें महिलाएं होती थी उनकी नसबंदी वो करा देते थे, मतलब वो अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकती, वो गर्भवती नहीं हो सकती, तो ये भी बड़ा एक रीजन माना जाता था कि नक्सलवाद खत्म हुआ जल्दी से। उसके बाद मैं बात करूं कि भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक टारगेट लिया है कि 1 मार्च 1926 तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे, और शायद ये अब चीजें रियलाइज हो रही हैं लोगों को कि हाँ मे भी नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के घने जंगल, जो बस्तर वाला एरिया है, वहां पे जब मारवी हिडमा का अंत हुआ और वो भी बहुत हास्यात्मक तरीके से अंत हुआ, तो ऐसा माना जा रहा है कि हाँ नक्सलवाद पे भारत के सरकार का अपना वर्चस्व हो रहा है, जो पुलिस है, जो मिलिट्री है, वो बहुत अच्छे से कार्रवाई करे। तो ये है भारत का इतिहास नक्सलवाद को लेके, और भारत में माओवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा कैसे प्रेरित हुई जर्मनी से, वो भी सारी डिटेल इस वीडियो में आपने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।